राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया। चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा किया है, राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है और सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्यों खामोश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राहुल गांधी ने भारत चीन विवाद पर यह ट्वीट किया है और सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा किया और इस पर मोदी सरकार बिल्कुल खामोश है, गायब है। तो चीन और भारत के बीच जो तनाव की स्थिति है, इसको लेकर बातचीत का सिलसिला जारी है और इससे पहले हमने देखा है कि हाई लेवल की जो डेलीगेशन टेबल टॉक हुआ है उसमें समस्या का समाधान होता हुआ भी नजर आया है। आलम यह है कि जो तल्खियां हैं उनमें नरमी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से यह ट्वीट किया गया है मोदी सरकार पर, उन्होंने निशाना साधा और यह पूछा है कि चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा किया है, इस पर आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं, गायब क्यों हैं। उनको इस मामले पर जवाब देना होगा, उनकी खामोशी से काम नहीं चलेगा। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है, एक राजनीतिक रूप देने की इसको कोशिश की गई है इस ट्वीट के माध्यम से और सीधा सवाल पूछा है मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन इस पूरे मामले पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी का यह ट्वीट सामने आया है जहां पर मोदी सरकार को आड़े हाथों उन्होंने लिया, यह निशाना उन्होंने साधा है कि चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा किया, लेकिन अब तक खामोश है मोदी सरकार। और आपको बता दें कि इस बीच जो बातचीत का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। दोनों देशों के बीच जो हाई लेवल की टेबल टॉक हुआ था उसके बाद से जो तल्खियां हैं उनमें कहीं ना कहीं नरमी होती भी नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, फिलहाल जिस तरह से यह ट्वीट किया गया राहुल गांधी की तरफ से, क्या इसको माना जा रहा है? क्योंकि भारत और चीन के बीच जो बातचीत का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। पीएम मोदी से सवाल पूछा इस ट्वीट के माध्यम से। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार चीन की जो सीमा, यानी भारत और चीन की जो सीमा है उसको लेकर राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब राहुल गांधी ने दोबारा से ट्वीट करके ये जरूर स्पष्ट किया कि जो भारत और चीन की जो सीमा है उसके अंदर जो बातचीत का सिलसिला चल रहा है या फिर क्या है, जो लगातार जो कार्रवाई की जा रही है चीन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि भारत सरकार कहाँ है। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है नरेंद्र मोदी के ऊपर के नरेंद्र मोदी जी गायब है, यानी कि कहीं सीधा सीधा निशाना मोदी जी के ऊपर टानते हुए उन्होंने पूरी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। मगर देखना होगा किस तरीके से जवाब दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से या फिर मोदी जी की तरफ से। मगर कहीं ना कहीं जैसे ही लॉकडाउन चल रहा था या फिर सबको पता है कि चीन की तरफ से जो वायरस आया था वो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी घातक हुआ है, क्योंकि हर लगातार कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर जिसको लेकर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा उन्होंने निशाना मोदी जी के ऊपर टानते हुए ये कहा है कि भारत, मोदी जी गायब है और चीन के जो भारत के साथ समझौता था। बिल्कुल राजीव, लेकिन जो ये ट्वीट सामने आया है उसके बाद से सीधा निशाना मोदी सरकार पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उन्होंने ये इशारा किया है कि वो खामोश क्यों है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन जो टेबल टॉक हुआ है उसमें समस्या का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अंदर खाने खबरें ये भी सामने आ रही हैं जो चीनी सैनिक थे जो आगे बढ़ रहे थे वो पीछे हटे हैं, यानी कि जो तनाव वाली स्थिति थी उसमें अब कहीं ना कहीं नरमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, मगर एक चीज गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि अब राजनीति का समय है तो राजनीति के समय के हिसाब से कोई भी पार्टी मुद्दा नहीं छोड़ना पाएगी। मगर बैठे बिठाए राहुल गांधी के पास या फिर कहे कांग्रेस के पास मुद्दा मिला है तो वो उसको हाथ से जाना देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि इस टाइम बिहार के इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं जनता को खींचने के लिए इस तरीके के ट्वीट या फिर चाहे इस तरीके के भाषण करे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जब राहुल गांधी ने इस तरीके के ट्वीट करके सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को जो घेरने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे इशारा करे तो जो बीजेपी बिहार की जो जनता है उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की कि बीजेपी सरकार या फिर केंद्र सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही। मगर कहीं ना कहीं जो चीन की तरफ से या फिर भारत की तरफ से जो समझौता किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अंदर खाने साबित हो रहा है कि हाँ अभी स्थिति भयंकर नहीं है, थोड़ी समझौता किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है राजनीति के माहौल नहीं, लेकिन राजीव, जिस तरह से ये पूरे देश का मुद्दा है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत ये पहले ही कह चुका है कि वो 1 इंच भी नहीं देगा। भले ही अब चाइना जिस तरह से अपना रंग उसने बदला है ड्रैगन ने, उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं कि चाइना पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और शायद यही वजह है कि वो नरम पड़ रहा है, क्योंकि उसका मुकाबला सीधा अमेरिका से है, भारत से तो वो सिर्फ एक अच्छा दोस्ताना चाहता है।
देखिए बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर चीन की बात करें तो चीन का सीधी सीधी टक्कर अमेरिका से पड़ती है, मगर कहीं ना कहीं जो भारत के जो अमेरिका से समझौता है तो वो कहीं ना कहीं चीन भी चाहता है कि उसके साथ समझौता बना रहे भारत का भी, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है। मगर सबको पता है वायरस कहाँ से चला था, कैसे चला था और किस तरीके से चला था, मगर जो सीमाओं के बीच में जो दरार बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर देखना होगा किस तरीके से वो दरार दूर करी जाएगी। मगर कहीं ना कहीं जब भारत के अंदर राजनीति जो की जा रही है, क्योंकि इलेक्शन समय के मद्देनजर रखते हुए राजनीति की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है पार्टियां हर मौके को घुमाने की जरूर कोशिश करती है, मगर वही तरीका राहुल गांधी भी अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि राजनीति पहलू है, राजनीतिक पहलू अलग रखना चाहिए और कोरोना जैसी वायरस से जो बचने की जो प्रक्रिया है वो एक अलग होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है राजनीति सिर्फ एक अलग से तरीके से होनी चाहिए थी, ना कि सरकार को इस तरीके से घेरने की बात होनी चाहिए थी। जी ठीक है, चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि 3 लाख तक यह आंकड़ा पहुंचने वाला है। तो देश भर में यह वायरस बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। 24 घंटे का यह आंकड़ा आप देखिए, 9,985 मरीजों की संख्या यह हो चुकी है। नए केस जो सामने आए हैं और 279 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो यह सिर्फ 24 घंटे का आंकड़ा है। 24 घंटे में यह नए केस 9,985 सामने आए हैं, जबकि 279 लोगों ने दम तोड़ दिया इस वायरस की वजह से। और देश भर में यह टोटल संख्या मरीजों की 2,76,583 तक पहुंच चुकी है। यह मरीजों की संख्या, यानी कि कल सुबह तक या शाम तक यह 3 लाख तक पहुंच सकती है, क्योंकि जिस गति से यह वायरस अपने पैर पसार रहा है, लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और मरने वालों की संख्या वाकई डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। और अब तक 7,745 लोगों ने इस वायरस की वजह से दम तोड़ दिया है। यह ऑल ओवर आंकड़ा आपको बता रहे हैं। और 24 घंटे के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में 9,985 ये नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद से देश भर में यह टोटल संख्या 2,76,583 तक मरीजों की पहुंच चुकी है। तमाम राज्यों से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य हैं उनमें अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, उसके बाद दिल्ली में स्थिति यह है कि यहां पर भी अब कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा सता रहा है। दिल्ली में बढ़ती संख्या दिल्ली सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। मुरारी, जिस तरह से संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, आलम यह है कि यह संख्या 3 लाख तक पहुंचने वाली है। ऑल ओवर आंकड़ों की अगर हम बात करें, फिलहाल मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल सही कहना है। जिस तरीके से स्थिति देश में खराब हो रही है, कहना गलत नहीं होगा कि स्थिति काफी भयानक आने वाले समय में बन सकती है। अगर खास करके मुंबई की बात करें, जो हमेशा से हॉट स्पॉट बना हुआ है, तो यहाँ पर 24 घंटे में 1,015 नए मामले आए हैं, जबकि 24 घंटे में 58 लोगों की मौत हो चुकी है। ये सिर्फ मुंबई का आंकड़ा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,259 मामले जो है पॉजिटिव केस के मिल चुके हैं, जबकि 120 लोगों की मौत हो चुकी है। आप अंदाजा लगाते होंगे कि जिस तरीके की स्थिति स्टार्टिंग में थी, लगभग 30 से 35 लोगों की 24 घंटे में मौत होती थी, अब ये आंकड़ा 100 से ऊपर पहुंच चुका है। लगातार यहां पर कोरोना पॉजिटिव की जो बिल्कुल मुरारी सिंह, चिंता का विषय यह बना हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में शुरुआत से लेकर अब तक हालात खराब हैं। कोई भी ऐसी पॉजिटिव खबर वहां से सामने नहीं आ रही है कि कंट्रोल हुआ है या कोई राहत भरी खबर वहां से सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से आगे छूट पर छूट दी जा रही है और तमाम जितने भी कार्यालय हैं वो खुल चुके हैं, लोग अपने कामकाज के लिए घरों से निकल रहे हैं, अब ऐसे में कंट्रोल कर पाना महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से रोडों पर गर्दी देखी जा रही है, जिस तरीके से दुकान खुली है, और हालांकि ये दुकान अपनी मर्जी से नहीं खुली है, बाकायदा अब तो बृहन मुंबई महानगर पालिका ने भी सारी दुकानें खुलने का जो है कि परमिशन दे दिया है, जिसे लेकर के अपने घरों में जो लोग कैद पड़े थे, कोरोना से डरे पड़े थे, कहीं न कहीं उन्हें भी अपने रोजी रोटी को लेकर फिक्र थी। और ऐसे में नई गाइडलाइन मिली है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, हैंड ग्लोव्स पहनकर दुकान पर काम करें। तो ऐसे नियमों का पालन करते हुए तमाम
दुकानें खुल चुकी है, और जबकि यहाँ पर लेकिन मुरारी सिंह, आंकड़ा जो आपसे है, जानना चाहूंगा, जिस तरह से तमाम छूट दी गई है और आप बता रहे हैं कि सारी दुकानें खुल चुकी हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि कोरोना जैसी महामारी कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आने वाले वक्त में बरसात की शुरुआत होने वाली है, बरसाती बीमारियां भी अगर अपने पैर पसारती हैं, तो क्या महाराष्ट्र में हमारे पास प्रॉपर इंतजाम है अस्पतालों की, अगर मैं बात करूं या डॉक्टरों की बात करूं? देखिए, अगर अस्पताल की बात कहें तो मुंबई में इस समय जो मौत हो रही है, अगर जानकारों की माने, विशेषज्ञों का माने, तो उनका कहना है कि कोरोना में सबसे ज्यादा जो मौत की वजह है यही है कि सही समय पर उन्हें बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और सही समय पर एडमिट नहीं हो पा रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बरसाती बीमारी उभरेगी, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसी, तो उस बीच में अस्पताल में जब ऐसे समय में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डॉक्टर्स प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसमें स्थिति और गंभीर हो सकती है, खराब हो सकती है। लेकिन मुरारी सिंह, क्या इसके पीछे वजह है कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और आप बता रहे हैं कि अस्पतालों में भी हालात ये हैं कि बेड भी प्रॉपर तरीके से मरीजों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो इलाज बेहतर कैसे होगा? लेकिन क्या कोई प्लान तैयार किया है महाराष्ट्र सरकार ने, या फिर सिर्फ भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है? देखिए, स्टार्टिंग से अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस महामारी को लेकर के, इस तैयारी को लेकर के मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं। वो जब भी आते हैं वो फेसबुक अकाउंट पर आते हैं और वहीं से महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हैं। उनकी रणनीति क्या है इसका भी पता नहीं चल रहा है, और पिछले 3 महीने में किस तरीके का काम किए, अगर इसी तरीके की स्थिति आगे भी और इसी तरीके की स्थिति बरसात से भी निपटने की होगी तो स्थिति काफी भयानक और डरावनी होगी, क्योंकि हर साल बरसात में मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित रहती है और ऐसे में कोरोना महामारी के बिल्कुल मुरारी सिंह, मुंबई की हमने वो तस्वीरें भी देखी है जब मानसून की शुरुआत की पहली बारिश वहां पर हुई है, सड़कें बिल्कुल लबालब भर चुकी थी, लोगों का चलना मुश्किल हो गया, ट्रैफिक वहां पर जाम हो गया था। लेकिन कितने इंतजाम महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल से संवाददाता शांतनु बनर्जी इस वक्त फोन लाइन पर है। शांतनु, फिलहाल बंगाल को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है? जी देखिए सचिन जी, सबसे बड़ी बात है जो पश्चिम बंगाल में फिलहाल अभी 372 नए मामला, मतलब हर रोज करीब 300 के ऊपर एवरेज नए मामला हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहा है तो है, लेकिन उस लोगों को जो क्वारंटीन में रखा गया है, कोई लोग क्वारंटीन भी मानती है, कोई लोग क्वारंटीन नहीं मानते। वो गांव आम जनता के साथ साथ गांव में घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन सबसे जो रैम का जो अभी जो बात देखिए जो आ रहा है, आज से मतलब धीरे धीरे शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट सब खोलने का प्रयास शुरू किया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो सामने आ रहा है कि फिलहाल अभी 2-1 दिन के अंदर पश्चिम बंगाल में बारिश भी शुरू होगा, क्योंकि वर्षा का मौसम भी शुरू होने वाला। लेकिन साथ साथ ये जो सबसे बड़े मुद्दा अभी जो सामने आया, जो पश्चिम बंगाल में करीब 2017 साल अगर हम पीछे तरफ जाए, 2017 साल डेंगू पर मतलब जब उसी समय डेंगू का मतलब महामारी ज्यादा बढ़ते हैं, तो इसीलिए हम देखा डेंगू पर कई हजारों लोगों ने। लेकिन शांतनु, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, शुरुआत से लेकर अब तक तमाम तरीके की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है और खुद जो ममता सरकार है उस पर भी समय समय पर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब तो बरसात की शुरुआत भी होने वाली है और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि मानसून अगर दस्तक देगा तो यहाँ पर बीमारियां भी सामने आती हैं, जो बरसाती बीमारियों की अगर मैं बात करूं, क्या इतने इंतजाम किए हैं ममता सरकार ने अस्पतालों की अगर हम बात करें या डॉक्टरों की बात करें, ताकि आने वाले वक्त में स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, भयावह ना हो? जी, सबसे ममता सरकार मतलब 2-1 दिन के पहले जो प्रेस मीट किया था, उन्होंने सिर्फ यही कहा था ये पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो महामारी चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर, देखिए उससे साथ साथ डेंगू और मलेरिया के प्रकोप भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल 2017 साल में हमने जैसे देखा करीब 1000 लोगों के ऊपर डेंगू में जो महामारी चला था उसमें मारे गए थे। तो इसी के हालत रखते सभी डॉक्टर और अस्पताल को मतलब उन्होंने तो शांतनु, लेकिन सवाल मेरा यही है कि पिछला रिकॉर्ड भी आप बता रहे हैं कि किस तरह से मरने वालों की संख्या भी बढ़ी है, तमाम अगर अन्य बीमारियों की हम बात करें, लेकिन ममता सरकार कर क्या रही हैं? वो उनका ध्यान आम लोगों पर है कि लोग मर रहे हैं, आने वाले वक्त में स्थितियां भयावह होंगी, या फिर पूरा फोकस उनका इलेक्शन पर है क्योंकि इलेक्शन बेहद नजदीक है? जी जी जी, दोनों तरफ ही है। जो आपने बोला है सही, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक जो हालत है, मतलब सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ी जो सामने आ रहा है, मतलब को मतलब
वायरस को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, इसी लोग मतलब सामने जो 2021 का जो चुनाव आ रहा है विधानसभा, उसके ऊपर फायदा भी उठाना चाहते हैं। तो से सीधा तरह से जैसे हम डायरेक्ट ब्रायन को कल हमने देखा एक प्रेस मीट कर रहा था, तो उसमें तो सीधा उन्होंने बोला जी अभी राजनीति करने का समय नहीं है, ममता दीदी ने बार बार बोला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अभी जो फिलहाल परिस्थिति पूरा बंगाल का जो राजनीतिक हालत आप देखें, तो राजनीतिक हालत में सबसे बड़ी बात जो आ रहा है अभी, मतलब अब आप देखिएगा रेशन को लेकर, परियायी मजदूर को लेकर और क्वारंटीन सेंटर, कोरोना वायरस को लेकर, मतलब सभी को एक साथ मिला के अभी मतलब ऐसी कुछ है। राजनीतिक दलों ने भी ऐसी मतलब बहुत प्रेशर कर रहे हैं जो अभी फिलहाल जो बिल्कुल मतलब शांतनु, सरकार लेकिन चला सवाल रहा ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि वहां पर वर्चुअल रैली हो रही है बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ जो ममता सरकार है वो अपने में ही घिरी हुई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन चीजों पर ध्यान लगाएं कि लोगों को कैसे रिकवर करवाना है या फिर इलेक्शन पर वो फोकस करें। लेकिन सवाल ये है कि जो काम मिलकर होना चाहिए था, केंद्र और राज्य सरकार एकजुट होकर मिलकर अगर काम करती तो ये महामारी की स्थिति पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब तो ये हो चुका है कि लोग मरे या जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीति चमकाने का सिलसिला पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम। जो 2021 का जो चुनाव मतलब जितना नजदीक में आ रहा है, ऐसी मतलब राजनीतिक सभी दलों का मतलब लड़ाई शुरू होने वाला है। जैसे कल हमने देखा है अमित शाह जी ने सीधा तौर से राजनीतिक मतलब 2021 का घंटी भी बजा दी। सबसे बड़ी बात है जो पहले उन्होंने बजा दी, उसके बाद अभी मतलब जो स्ट्रेटेजी जो पश्चिम बंगाल का फिलहाल ममता सरकार का ओर से सेम राजनीतिक मतलब तृणमूल कांग्रेस का भी मतलब ऐसी एक प्रोग्राम बनाने का कोशिश कर रहे हैं जैसी कल अमित शाह जी ने की। तो सबसे जो वर्चुअल सभा और तृणमूल भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी जो माहौल चल रहा है, अभी डेंगू का, मलेरिया का माहौल है, अभी कोरोना वायरस का माहौल है, लेकिन सब कुछ मिलजुल के जो आम आदमी, जो आम जनता है, वो जनता तो परेशान में है ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मुद्दा जो सामने है, जो राजनीतिक दलों का जो मतलब फायदा उठाना चाहता है 2021 में, मतलब इस सरकार को हटाएंगे, दूसरा कोई दलों ने मतलब सरकार का मसनद पर बैठेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी मतलब आम आदमी के लिए दुख की बात है। ये अभी जो हम फिलहाल देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में ऐसी हालत पे चल रहा है, क्योंकि आप देखिएगा आज मतलब पश्चिम बंगाल का जो आपको जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा था 2017 साल का डेंगू का, तो मुख्यमंत्री सीधा तौर से बोला कि आप एक कोरोना वायरस के साथ साथ कहीं भी अस्पताल जो है, जो म्यूनसिपैलिटी इलाका है, कोई मतलब शहर इलाका है कलकत्ता का, कहीं भी अस्पताल में मतलब कोविड-19 अस्पताल बना दिया, वो तो सही बात है, लेकिन आदमी लोगों को तो बचाना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो डेंगू और महामारी के लिए मतलब कौन कौन अस्पताल को अभी मतलब चिन्हित किया, अभी सीधा तौर से उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि अभी देखिए बारिश शुरू होने वाला है 2 एक के अंदर। अगर लगातार बारिश चले, अगर कोई डेंगू का महामारी और मलेरिया का महामारी शुरू होगा तो कौन अस्पताल में जाएगा? ये सबसे बड़ी सवाल अभी खड़ा हो गया फिलहाल पश्चिम बंगाल में। जी चौहान जी। चलिए शांतनु बनर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त फोन लाइन पर है। पुनीत, उत्तर प्रदेश को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि 3 लाख तक मरीजों की संख्या पहुंचने वाली है, ऑल ओवर ये आंकड़ा है। देखिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं अब कोरोना के केसेस बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और लगभग 11,000 के पार ये आंकड़ा हो चुका है। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि सब कुछ खोला जा चुका है और नाम के लिए केवल चीजें बंद है। अगर हम बात करें परिवहन की तो वो भी चल रहे हैं, ऑटो टैक्सी भी चल रही है, लोगों के ऑफिसेज भी खुले हैं और जो नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। ना तो लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आता है और ऐसा लग रहा है कि लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना अभी भी है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया और कहीं ना कहीं जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि गांव क्षेत्र में अब ये बता रहा है। लेकिन राहत की बात ये है कि अभी ये सीधे तौर पे ट्रांसपोर्ट कंडीशन में नहीं है, यानी संक्रमण एक से दूसरे में नहीं फैल रहा है। लेकिन इसको अगर नहीं कवर किया गया तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये फैलेगा। अभी कम्युनिटी इसका ट्रांसफॉर्म नहीं है, यानी कि जिनको हो रहा है उनकी फैमिली तक इसको रोक लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की लापरवाही हो रही है, दिल्ली जैसा हाल भी लेकिन बिल्कुल पुनीत, मैं वही आपसे पूछने जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर अभी जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो उसकी शुरुआत नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन दिल्ली कितनी दूर है उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल नजदीक है। अगर दिल्ली में हालात खराब हैं तो ये खतरा उत्तर प्रदेश में भी बढ़ सकता है, और उत्तर प्रदेश तमाम राज्यों के लिहाज से सबसे बड़ा है। अगर स्थिति बिगड़ी तो ये समझो कि आधा भारत इसकी चपेट में है।
देखिए सीधे तौर पर दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है, दिल्ली एनसीआर का बॉर्डर है जो अधिकांश उत्तर प्रदेश में आता है, और रोजाना लोगों का मूवमेंट है क्योंकि कुछ के ऑफिस दिल्ली में है तो कुछ दिल्ली वालों के ऑफिस नोएडा में है। ऐसे में कहीं ना कहीं बॉर्डर पर सख्ती बरतनी होगी। हालांकि बसें अभी नहीं चल रही हैं, लेकिन कुछ ट्रेनों को अलाउ किया गया है, और जिस तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड ना हो उसको लेकर के सरकार की तैयारी है। अगर धरातल पर वो तस्वीरें सामने नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ेंगे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उनको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। दो प्रॉब्लम इस पे सामने आ रही है, या तो लोग खुद टेस्ट नहीं करा रहे हैं, और अगर टेस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो 2 से 3 दिन बाद टेस्ट होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना फैलने का खतरा है ये बिल्कुल पुनीत, लेकिन तमाम तरीके की जो खबरें लगातार उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, लोग भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। और टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। अगर किसी की टेस्टिंग हुई भी है तो उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई और लोग फिर भी खुले में घूम रहे हैं। उनको क्वारंटाइन अगर किया गया तो उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। देखिए सीधे तौर पर लोग लापरवाह हो चुके हैं, सब कुछ प्रशासन के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। सीधे तौर पर अगर हम कहें तो सरकार ने आपको आपके हाल पर छोड़ दिया है और आपकी सुरक्षा ही आपका बचाव है। ऐसे में जितना कम हो सके बाहर निकलिए, क्योंकि जिस तरीके से वैज्ञानिक बता रहे हैं, जिस तरीके से बड़े डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि अभी इसकी जो स्प्रेड है और बढ़ेगी और ये कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं होगा। जी बिल्कुल। चलिए पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं, और यह बड़ी खबर असम से सामने आ रही है। और खबर यही है कि तेल के कुएं में भीषण आग ये लगी है। जो खबर सामने आ रही है तिनसुकिया से, यह बड़ी खबर है। तेल का कुआं बताया जा रहा है जिसमें भीषण आग लगी है, और आग में 6 लोग पूरी तरह से जख्मी हुए हैं। सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया के तेल का कुआं यह बताया जा रहा है जिसमें अचानक से भीषण आग लग गई, और आग इतनी भयानक थी कि 6 लोग इसमें बुरी तरह से झुलस गए हैं। असम के तिनसुकिया में यह दर्दनाक हादसा हुआ। यह तस्वीरें आप देखिए, ये डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। असम के तिनसुकिया से तेल का कुआं यह बताया जा रहा है जिसमें अचानक से भीषण आग लग गई और 6 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। यहां की उठती लपटें ये साफ बता रही हैं कि कितना यह भयावह उस वक्त ये तस्वीरें थी जब अचानक से इस तेल के कुएं में आग लग गई और 6 लोग इसमें बुरी तरह से झुलस गए हैं। हालांकि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया के तेल का कुआं यह बताया जा रहा है जिसमें भीषण आग लगी है। हालांकि आग कैसे लगी यह जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन इस घटना को तुरंत काबू करने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तेल का कुआं यह बताया जा रहा है जहां पर भीषण आग लगी है। हालांकि 6 लोग इसमें जख्मी हुए हैं जो पूरी तरह से झुलस गए हैं। अस्पताल में उनको भर्ती किया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। असम के तिनसुकिया का यह मामला है जहां पर तेल के कुएं में यह भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने है, डराने वाली आग की लपटों से यह पूरा कुआं धधक रहा है। आप देख सकते हैं यह तेल का कुआं और इसमें उठती ये लंबी लंबी आग की लपटें, और किस तरह से यह पूरा का पूरा कुआं धधक रहा है आग से। 6 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया के तेल का कुआं यह बताया जा रहा है जिसमें यह भीषण आग लगी और इसके बाद से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास जो लोग रहते थे, दूर दराज गाँव के जो लोग थे, उनमें भी डर का माहौल बना हुआ है। 6 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल आग को कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। असम के तिनसुकिया में यह हादसा हुआ है जहां पर तेल के कुएं में अचानक से भीषण आग लग गई। आग कैसे लगी फिलहाल जांच का विषय यह बना हुआ है। सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया के तेल का कुआं यह बताया जा रहा है जिसमें भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आपके सामने है। तेल के कुएं से ये ऊपर उठती आग की लपटें और धू धू करके ये पूरा कुआं जल गया है। तेल का कुआं यह बताया जा रहा है और 6 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने है। आग से धधकता यह तेल का कुआं असम के तिनसुकिया से, यह बड़ी खबर। ये तस्वीरें आपके सामने असम की तिनसुकिया की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसे ही आग लगी हाथ पांव सभी के फूल गए और आसपास जो गांव रहते थे, जो गांव हैं आसपास, जिन लोगों के घर थे, उनमें भी डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि जहां पर यह कुआं है उसके आसपास तस्वीरों में जितना समझ में आ रहा है, आसपास किसी के घर या कोई ऐसा इलाका नहीं नज़र आ रहा है जहां पर यह पब्लिक प्लेस हो। लेकिन फिलहाल जितनी भी दूरी पर अगर जो गांव के लोग हैं उनमें भी डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि ये तेल का कुआं है और जैसे जैसे ये आग फैलेगी खतरा उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों के गांव इसके आसपास कुछ किलोमीटर के दायरे में होंगे। फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश जारी है। 6 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। आग कैसे लगी जांच का विषय ये बना हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये धू धू करके उठती आग की लपटें और ये डराने वाली तस्वीरें असम के तिनसुकिया से सामने आ रही है। यहाँ पर तेल के कुएं में यह भीषण आग लगी है जिसमें
जख्मी बताए जा रहे हैं। सरकारी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, डराने वाली ये तस्वीरें हैं। हालांकि आग को काबू करने की कोशिश लगातार जारी है, कुछ हद तक आग को काबू कर लिया गया है, लेकिन जैसे ये आग लगी सभी के हाथ पांव फूल गए। तस्वीरें डराने वाली हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये कुआं आग की लपटों से धधक रहा था। ये तस्वीरें आप देखिए, ऊंची ऊंची उठती आग की लपटें, और बमुश्किल इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और काफी हद तक आग को कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन दुख भरी खबर यह है कि 6 लोग इसमें बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। और फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, 6 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, बुरी तरह से वो झुलस गए हैं। और कैसे ये आग लगी, वजह इसके पीछे क्या है, जांच का विषय बना हुआ है। और फिलहाल आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है और काफी हद तक आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। इसके आसपास का जो इलाका था वो जलकर राख हो चुका है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और फिलहाल अभी भी इस कुएं से आग की लपटें धधकती भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संतोष यादव इस वक्त फोन लाइन पर है। संतोष, तेल का कुआं यह बताया जा रहा है असम के तिनसुकिया से, जो फिलहाल ये खबर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, ये पिछले 14 दिनों से लगातार ये जो है रिसाव निकल रहा था, जिसके बाद से इंडियन ऑयल को इसके बारे में सूचना दी गई थी। लेकिन तमाम जो है विशेषज्ञ यहाँ पहुंचे हुए थे उनको बंद करने के लिए, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए। आखिरकार आग लग ही गया। लेकिन आग लगने से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास के इलाकों को खाली किया गया है, क्योंकि और ऐसे जैसे जो कि पशु है, गाय वगैरह जो भी पशु है, कई जो है पशुओं को क्षति पहुंचा है इसे। और तमाम जो लोग अभी दहशत में है, क्योंकि आग पे अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई है राहत बचाव। बिल्कुल संतोष, जितना तस्वीरों में देखकर समझ में आ रहा है कि कई किलोमीटर का दायरा जलकर राख हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि 6 लोगों का भी इसमें जिक्र हो रहा है जो पूरी तरह से जख्मी हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 6 लोग जख्मी हुए हैं और भी कई लोग जख्मी हो सकते हैं, क्योंकि अब तक ये आंकड़ा सामने नहीं आया है। अच्छा। आग के लपटें जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था किया गया है आग को बुझाने के लिए एकदम नाकाम साबित हो रहा है। तमाम विशेषज्ञ यहाँ पे पहुंचे हुए, लेकिन कोई भी काम नहीं आ रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई है, तमाम कोशिश की जा रही है लगातार कल से ही, लेकिन अब तक कोई भी पे कमी नहीं देखी जा रही है, क्योंकि 5 नंबर कुएं जो थी। लेकिन संतोष, सवाल ये भी है कि ये तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई दिनों से लगातार रिसाव चल रहा था और बार बार कंप्लेन की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं किया गया और आग इतनी भयानक ये लगी है कि कई किलोमीटर का दायरा जलकर राख हो चुका है। जी बिल्कुल, लगातार जो है सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि इसको रिसाव जो निकल रहा है इसको बंद किया जाए। इसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई करने की बात कही थी और कई विशेषज्ञ जो है यहाँ पे वो कई एक्सपर्ट यहाँ पे पहुंचे हुए थे, चूंकि इसको जिस तरीके से भी बंद किया जा सके, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार आग लग गया और आग लगने से आसपास के इलाके में जो है आग बढ़ते जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई है, तमाम जो है एजेंसी लगाई गई है आग को काबू करने के लिए, लेकिन अब तक कोई भी काबू नहीं हो रहा है आग। उसको देखते हुए स्थानीय लोगों में भी काफी दहशत है। चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।